हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट का। तो आपको पता है साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट जो है हमारे डीएनए और पीआईबी में बहुत कम कवर होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। पूरे हफ्ते के अंदर जो कुछ भी एनवायरनमेंट या साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो हम रिवाइज कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की और उनका ग्रीन फिन्स हब। उसके बाद ओजोन लेयर डे मनाया जाता है, ओजोन इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन मनाया जाता है सितंबर 16 को, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आंगन 2022 ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, इस स्कीम के बारे में जानेंगे, किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा की बात करती है। उसके बाद वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022, तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली हम देखेंगे ह्यूज एंड इसरो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, जिसके थ्रू इसरो की सैटेलाइट्स को यूज़ करके हम एक करार कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि रिमोट एरियाज़ के अंदर इंटरनेट का एक्सेस जो है वो मिल सके। तो ये सारे हमारे आज के टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। तो ये अलॉन्ग विद अ यूके बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, उन्होंने एक लॉन्च किया है प्रोग्राम जिसको बोला जाता है ग्रीन फिन्स हब। तो मेरीन टूरिज्म यानी कि जो सी टूरिज्म है उसको ये बढ़ावा देता है। रीफ से आपको नाम से भी पता चल रहा है, कोरल रीफ की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन दोनों ने मिलकर के एक मेरीन टूरिज्म को हम किस तरह से इकोलॉजिकली बैलेंस्ड बना सकते हैं उसकी बात की है। तो ग्रीन फिन्स हब आपको याद रखना है, ये फर्स्ट ग्लोबल मेरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म की बात करता है, जो कि कहता है कि हम ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब को सिंपल कॉस्ट एफिशिएंट भी बना सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इनकलकेट कर सकते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और जो आपका मेरीन लाइफ है वो ख़राब भी ना हो और टूरिज़्म से लोगों को एजुकेशन भी मिले मेरीन लाइफ के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और दोनों का इसमें कोलैबोरेशन जो है वो हमें पता चलता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन बेसिकली कोरल रीफ्स के ऊपर बात करती है कि कोरल ब्लीचिंग, जैसे हमने पिछले साल वाले में पढ़ा था, कोरल ब्लीचिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये कोरल्स के साथ है। सिमिलरली जो ओवर हंटिंग हो जाती है या फिर आपके जो सी एनिमल्स को हंट किया जाता है फॉर सी फूड एक्सेट्रा, उससे जो मेरीन लाइफ है या मेरीन इकोसिस्टम्स है वो बहुत फ्रेजाइल हो चुके हैं एंड दे कैन बी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एजुकेट भी कर पाएंगे, अवेयरनेस भी फैला पाएंगे और साथ ही साथ टूरिज़्म को भी हम यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे। अगर ग्रीन फिन्स कम्युनिटी फोरम की बात करें तो इनका ये एक अपना डिस्कशन फोरम है जहाँ पे ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, प्राइवेट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ भी, एनजीओज के साथ भी लिंक रखते हैं, जो कि मेरीन फूड इंडस्ट्री से भी बात करती है कि क्या सोल्यूशंस जो हैं वो हो सकते हैं। इन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई हुई है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा प्रूवन इन्वायरमेंटल सोल्यूशंस जो हैं वो देते हैं, जो कि डेली आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस को जो है केटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्शन प्लान भी बनाते हैं जिसके अंदर आपके गोल ओरिएंटेड एक्शन प्लान्स होते हैं और मेंबरशिप जो है ये डिजिटल मेंबरशिप और सर्टिफाइड मेंबरशिप दोनों तरह की मेंबरशिप्स भी ऑफर करते हैं टू प्रमोट एनवायरनमेंट। अगर आप डिजिटल मेंबरशिप लेते हैं तो इसके अंदर आपको इन्वायरमेंटल स्कोर्स मिलते हैं ऑनलाइन सेल्फ इवैल्यूएशन के अंदर, जिससे कि आप आगे के जो प्रोग्रेसेस हैं वो कर सकते हैं। और जो सर्टिफाइड मेंबर्स होते हैं वो एनुअली होते हैं, उनको ट्रेन भी किया जाता है इन पर्सन। उसके अलावा उनकी असेसमेंट्स भी होती है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आप 200 से कम का स्कोर ले आते हो तो इसका मतलब है कि आपका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्कोर है वो कम है, तो इसीलिए आपको ये आपका मेंबर बना रहे हैं। तो बेसिकली एक किस्म से सर्टिफिकेशन हो जाती है आपके बिज़नेस की कि आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट को या ग्रीन फिन्स को या फिर आपके कोरल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जितना लो आपका स्कोर है इसका मतलब उतना ही लो आपका इम्पैक्ट है ऑन द कोरल रीफ्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारी था इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो कि 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। इसको हम ओजोन डे भी बोलते हैं, सो वर्ल्ड ओजोन डे। इसको हम इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, नई जनरेशन के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ ओजोन लेयर। तो हमें पता है अर्थ के ऊपर आपकी ओजोन लेयर जो है
वो बनी हुई है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से। तो उस चीज़ को हमें लोगों तक पहुंचाना है, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए इस डे को हम मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बार की जो थीम थी वो थी ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, कि हमें ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है अगर हम अर्थ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे बहुत रिलेटेड चीज़ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि हाईलाइट करता है कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप क्यों हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की बहुत इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन जो थी वो बनाई गई थी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इस डे को बनाने का फैसला लिया था 1994 के अंदर, और तब से इसको जो है वो मनाया जाता है। एंड उसके बाद इसी दिन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन किया गया था जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करता है। अगर हम इसके एम्स की बात करें तो हम काफ़ी ज़्यादा सफल भी हुए हैं, क्योंकि हमने आजकल की आप बात करें तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि एक ओजोन लेयर है जो कि सन से आने वाली बुरी रेस को वापस भेज देती है। अदरवाइज जो जानवर हैं उनके अंदर एक कैंसरस चीज़ भी हो सकती है जिससे कि लाइफ ऑन अर्थ ख़त्म हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं हर घर में हर बच्चे तक पहुंचाने में सफल भी हुए हैं। तो अवेयरनेस ही इसका मेन जो था वो ऑब्जेक्टिव था। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो प्रोटेक्ट करने की बात करती है ओजोन लेयर को, और उन सभी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए या फिर आपके जो और चीज़ें होती हैं और केमिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करने की बात करती है, जो कि ओजोन को डिप्लीट करती है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज इसके ऑलरेडी सिग्नेटरी जो हैं वो बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आंगन इनिशिएटिव, आंगन कॉन्फ्रेंस 2022 की। आंगन का मतलब है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, और इसको ऑर्गेनाइज किया है BEEP ने, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट BEEP। इसकी जो थीम है वो है मेकिंग ज़ीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग, यानी कि जो आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसके अंदर हमें कार्बन एमिशंस को ख़त्म करना है। ये इसका सेकेंड एडिशन था और 75 से ज़्यादा एमिनेंट स्पीकर्स ने इसमें भाग लिया था। 15 से ज़्यादा कंट्रीज से लोग और ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आए थे और 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स थे, जिसके अंदर आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और जो बिल्डिंग मटेरियल वाले काम करने वाले लोग हैं वो भी थे, और इसके अलावा साइंटिस्ट और रिसर्च फेलोज भी थे। और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, वो सब भी थे कंसर्न डिपार्टमेंट्स, ताकि इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको हम जो है अचीव कर पाएँ। जो डिस्कशंस हैं वो इन्हीं चीज़ों पे थे कि आप किस तरह से लो कार्बन बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें बना सकते हैं ताकि कार्बन एमिशंस कम हो सकें। जो हमारी बिल्डिंग्स होनी चाहिए वो थर्मल कंफर्ट की तरह होनी चाहिए और क्लाइमेट रेजिलियंस होनी चाहिए उनके अंदर, यानी कि वो क्लाइमेट को सह सकें। और वुमेन का इसमें क्या भाग जो है लिया जा सकता है उसके बारे में भी इस पर चर्चा हुई थी। अब अगर हम बात करें BEEP की, तो बीप क्या है? ये एक इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट है जो कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंडिया गवर्नमेंट और स्विस गवर्नमेंट के बीच में, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। और जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इंडिया का BEE, जो आपके हर चीज़ पे BEE रेटिंग भी होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो इसके अंदर भागीदार है। और इसके अंदर आपकी इको निवास संहिता भी बनाई गई थी, इको निवास संहिता, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बनाती है। यानी कि इस तरह का बिल्डिंग कोड बनाना कि आपकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल हो और हम उसके अंदर एनर्जी को सेव कर सकें। वो आप कैसे कर सकते हो? सोलर बिल्डिंग्स बना करके कर सकते हो। आप बड़े जो वेंटिलेशन है उसको यूज़ कर सकते हो ताकि एयर कंडीशनिंग की थोड़ी वो हो। उसके बाद डिज़ाइनिंग इस तरह की हो सकती है कि क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो और घोट जैसी सिचुएशन ना हो जिसके कारण AC की यूसेज कम हो। इसके अलावा आपके जो पैनल्स हैं, विंडो पैनल्स हैं, उनको बड़ा और जो है टफन ग्लास का बनाया जा सकता है जिससे कि लाइट ज़्यादा है और आपको ट्यूब लाइट चलाने की ज़रूरत ना हो।
फ्रेंच विंडोज़ का कंसेप्ट जो आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई पहाड़ी इलाका है या कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको एम्पल सनशाइन आती है, तो वहाँ पे छतों के अंदर भी जो है स्पेशलाइज्ड ग्लास पैनल्स आ जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो कि आपकी सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और आपको वहाँ पे अगेन ट्यूबलाइट्स वगैरह लगानी नहीं पड़ती। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स की बात करते हैं तो आजकल जो बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे तो जैसे गाड़ी के अंदर सनरूफ होती है उस तरह की सनरूफ बनाई जाती है। तो जितना भी दिन का पीरियड होता है, शाम तक का पीरियड होता है, उतने पूरे के पूरे पीरियड के अंदर ट्यूबलाइट्स का जो खर्चा है मॉल्स का वो बच जाता है। और एक मॉल बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला होता है, तो आप लगाइए कितने हज़ारों की बिजली जो है वो डेली ख़राब करता है, वो सारी का सारा खर्चा बच जाता है क्योंकि नेचुरल सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके पूरे मॉल के अंदर रोशनी जो है वो कर दी जाती है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रमोट की गई थी, आइडियाज़ को फ्लोट किया गया था, और ई निवास संहिता के थ्रू जो है लोगों को डिज़ाइंस बताए गए और प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन, जो कि डेनमार्क के अंदर की गई थी। ये 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक चली थी, तो डेनमार्क आपको याद रखना है। तो जो आपका 2022 का इशू है उसका जो थीम था वो था वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज़। वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज़। डेनमार्क कोपेनहेगन सिटी का नाम है जहाँ पे इसको रखा गया था, और इसके अंदर अगेन नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, तो वो सारे के सारे जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेनमार्क की बेस्ट प्रैक्टिसेस वाटर कंजर्वेशन को लेके लोगों को दिखाई गई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिखाई गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने वाइट पेपर दिया डेनमार्क के साथ मिलकर अर्बन वेस्ट वाटर सिनारियो इन इंडिया का, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी टीम के साथ मिलकर के अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, जल शक्ति मिनिस्ट्री, इन सब के साथ मिलके और इनोवेशन सेंटर जो डेनमार्क है उसके साथ मिलकर के काम किया और एक अर्बन वेस्ट वाटर सिनारियो को क्रिएट किया। इस वाइट पेपर के अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन वेस्ट वाटर को लेकर के क्या है, क्या हम इसमें ट्रीटमेंट्स के लिए चीज़ें ला सकते हैं, को कोलैबोरेशन के लिए ला सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो आपकी बायलेटरल चीज़ें हैं, यानी कि दोनों देशों के सहयोग से हम ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट में क्या कुछ नया कर सकते हैं। अगर वाइट पेपर की बात करें तो वाइट पेपर बेसिकली इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट। जो भी आपका एक फाइनल आप कह लो पेपर बनता है, प्रपोजल बनता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले, तो वो वाइट पेपर होता है। तो ये वाइट पेपर जो है उसकी बात की जा रही है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इट इज़ ऑल्सो इन सिंक विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ ये चीज़ लिंक्ड है। और अब आपका होमवर्क ये है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि कौन से यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया HCI और इसरो, जो कि जॉइंटली हाई थॉरपुट सैटेलाइट बनाने में कामयाब हुए हैं। लॉन्च किया है HTS सैटेलाइट, जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंडिया के रिमोट एरियाज़ के अंदर। अगर HCI की बात करें यानी कि ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया की बात करें तो एक जॉइंट वेंचर है USA के ह्यूज नेटवर्क सिस्टम और इंडिया के भारतीय एयरटेल के बीच। तो ह्यूज नेटवर्क सिस्टम और भारतीय एयरटेल ने मिल करके इसको बनाया है। अगेन जो एम है वो ये है कि हम सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें रिमोट एरियाज़ के अंदर भी यूजिंग इसरोज सैटेलाइट। हमारी कौन सी सैटेलाइट इसमें यूज़ होंगी? GSAT-11 और GSAT-29 सैटेलाइट्स हमारी इसमें यूज़ होने वाली हैं, जो कि 2018 में हमने लॉन्च की थी टू इंक्रीज़ आर सैटेलाइट कनेक्टिविटी। और स्पेस के अंदर भी हम जो अपना थोड़ा सा आप कह सकते हैं दबदबा जो दिखाना चाहते हैं उसके लिए। GSAT-11 की बात करें तो इसकी कैपेबिलिटी 14 Gbps की है, 14 GB पर सेकंड तक की कैपेसिटी जो है रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली फॉर डिजिटल इंडिया, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है। अगर आप बात करें 5-10 साल पहले की ही तो बहुत ही कम इंटरनेट स्पीड से और बहुत हाई चार्जेस थे, लेकिन उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया है तो हमने काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन फिर भी जो आपके कुछ रीजन्स हैं जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे टेरेन ऐसी है कि या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कि आपकी चीज़ें पहुँच नहीं पाती, तो वायर्ड इंटरनेट आपका पहुँच नहीं पाता। तो उसके लिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जो कि 100 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड कर सकें और 2 GB पर डे तक का डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो इससे हम सभी लोगों को, गाँव को, देहात को, इवन ट्राइबल्स को भी इंटरनेट के थ्रू
जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ वाईफाई हॉटस्पॉट, जहाँ पे जो है जैसे कोई पब्लिक प्लेस है, पब्लिक पार्क है, वहाँ से भी लोग जो हैं वो आके उसे ज्वाइन इन कर सकें। अगर हम बात करते हैं ह्यूज सर्विसेज की, ह्यूज कम्युनिकेशंस की, तो एच जो है ऑलरेडी जियो के साथ भी जो है लिंक्ड है। तो आप कह सकते हैं इनका जो सब्सक्राइबर बेस है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, क्योंकि जियो का जो 4G है वो इसी के थ्रू आपके जो रिमोट एरियाज़ के अंदर है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि आपको याद होगा शुरू में 4G जब शुरू हुआ था, टेस्टिंग हो रही थी, तो या तो स्पीड आती ही नहीं थी या फिर बहुत ज़्यादा आती थी, कई जगहों पे चलता ही नहीं था। तो वो सारी की सारी चीज़ें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ठीक करने की हम कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और इसकी यूटिलिटीज़ की, तो इसकी यूटिलिटीज़ एटीएम के अंदर भी है। तो एटीएम में से हम जब पैसे निकालते हैं तो एटीएम को भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो एसबीआई सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज को यूज़ कर लेता है अपने बैंक्स के साथ जोड़ करके एटीएम मशीन्स के साथ, और मशीन्स के अंदर इंटरनेट आ जाता है और इंटरनेट के थ्रू चल जाता है। तो अगर आपके रिमोट एरियाज़ के अंदर आपने एटीएम मशीन्स, डिस्पेंसर्स लगाने हैं, तो वहाँ पे भी, या आपने नई ब्रांचेस खोलनी है, डिजिटल बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे भी आपका जो ये सैटेलाइट सिस्टम है जिससे कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज आ जाएंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि हाई थॉरोपुट सैटेलाइट ये आपकी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जबकि जो नॉर्मल आपकी कन्वेंशनल सैटेलाइट्स थी वो लो बैंडविड्थ वाली होती हैं, तो वो इतनी ज़्यादा स्पीड्स जो है प्रोवाइड नहीं कर पाती अगर वो प्रोवाइड सर्विसेज कर भी दें तो। एंड हम चाहते हैं कि हम हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे इंडिया में ला सकें, इवन इन द रिमोटेस्ट ऑफ द टेरेन। सो दिस वाज इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारा कुछ वीकली जो है वो रिवाइज हो गया होगा। इसके अलावा आज ही हम आपको वीकली जो साइंस एंड टेक में चल रहा है एंड जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पोर्शन है उसको भी हम करवाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो अनअकैडमी का जीएस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों ही आप ले सकते हैं। आपको इसमें डिफरेंट तरह के प्लान्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आइकॉनिक में आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ANI7, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे कि आई विल बी योर पर्सनल मेंटोर। जो भी आपको अनअकैडमी की जर्नी है उसके अंदर, या आप कोई डाउट्स हो तो वो भी मैं आपके क्लियर करवा पाऊंगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वीकली करंट अफेयर्स ऑन इकोनॉमी एंड वीकली करंट अफेयर्स ऑन साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। Thank you for watching this video. Have a nice day.